नमस्कार दोस्तों। पटना में सारे विपक्षी दलों का जमावड़ा नीतीश कुमार ने करवा दिया, लेकिन सवाल है कि उस जमावड़े से निकला क्या? क्या पटना में मिलने वाले राजनीतिक दलों के नेता समझौता कर लेते हैं और एक बड़ी विपक्षी एकता बन जाती है? तो क्या उस एकता में कांग्रेस ही घाटे में नहीं रहेगी? क्या बीजेपी को हराने और हटाने की कोशिशों की कीमत कांग्रेस को और राहुल गांधी को चुकानी नहीं पड़ सकती है? इन सवालों पर मंथन से पहले आप राष्ट्र मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विपक्ष के पटना मंथन पर मंथन के लिए इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखते रहिए। पटना में विपक्षी एकता के नाम पर जो दल जुड़े, साथ में बैठकें की, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दलों ने तय किया कि अगली बैठक वो शिमला में करेंगे। करना भी चाहिए, पटना में गर्मी रही होगी। सबने एक सुर में कहा कि बीजेपी को हराना है, सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत होने से रोकना है। लेकिन दो चीजें तय नहीं हो पाई जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कौन करेगा, और दूसरा कि सीटों के लिए तालमेल कैसे बनेगा। सीटों के तालमेल की बात इसलिए उठ रही है कि जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उससे पहले अलग अलग राज्यों में विपक्षी गठबंधन है जो अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। पटना में बैठक हुई तो बिहार से ही शुरुआत कीजिए, तो यहाँ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन है और महागठबंधन ठीक ठाक चल रहा है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, वो भी काम ठीक से कर रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को शरद पवार ने संभाल ही रखा है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का सह अस्तित्व का रिश्ता है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जिन विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ उनमें कांग्रेस के अलावा और कोई दल है ही नहीं। तो साफ है कि वहां बीजेपी से टक्कर कांग्रेस को लेना होगा। यानी जिन राज्यों की मैंने चर्चा की उन राज्यों में विपक्षी एकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में दूसरे विपक्षी दल हैं और कांग्रेस की तुलना में ज्यादा मजबूत हैसियत में है, वहां कांग्रेस क्या करेगी? हालांकि राहुल गांधी ने एक इशारा कर दिया कि वो समझौते के लिए तैयार हैं, छोटे छोटे मतभेदों को भुलाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। लेकिन मतभेद छोटे छोटे नहीं है, मतभेद विचारधारा से ज्यादा सत्ता की धारा का है। अब पश्चिम बंगाल को ही लीजिए, क्या ममता बनर्जी वहां कांग्रेस के लिए जगह छोड़ेंगी? उनके तेवर बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। वो पहले ही कह चुकी हैं कि जहां जो पार्टी मजबूत हो वही लड़े। ये भी साफ कह चुकी हैं कि लेफ्ट के साथ कांग्रेस अगर रहे तो फिर गठबंधन नहीं होगा। और कहना तो छोड़िए, वो ये करके दिखा चुकी हैं कि कांग्रेस के इकलौते विधायक को कैसे अपनी पार्टी में मिलाया जाता है। पटना में ममता देश प्रेम की बात कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस प्रेम भी जरूरी होगा, क्योंकि बगैर कांग्रेस के विपक्षी एकता किसी काम की नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ममता रत्ती भर झुकने को तैयार नहीं दिखती। ममता को लेफ्ट और कांग्रेस के प्रेम पर नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का प्रेम चलेगा कैसे? बंगाल में लेफ्ट नील बटे सन्नाटा है और उसके साथ गठबंधन करके भी कांग्रेस को कोई फायदा हुआ नहीं। केरल में लेफ्ट से ही कांग्रेस की टक्कर है और वहां भ्रष्टाचार के नाम पर ही सही लेफ्ट सरकार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन को गिरफ्तार करवा दिया। जिस वक्त राहुल गांधी सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई नेता डी राजा के साथ बीजेपी को हराने की मंत्रणा कर रहे थे, उसी वक्त केरल कांग्रेस के नेता केरल की लेफ्ट सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे थे, मुख्यमंत्री पिनराई को अत्याचारी बता रहे थे। अब लेफ्ट में कांग्रेस क्या लेफ्ट से गठबंधन करेगी? और लेफ्ट की हैसियत, मैं लेफ्ट केरल की बात इसलिए कर रहा हूं कि लेफ्ट की हैसियत केरल तक ही अब सिमटी हुई है। केरल से दिल्ली तक हालात बदले नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना वाली बैठक में भगवंत मान के साथ पहुंचे जरूर थे, लेकिन बस मीटिंग भर के लिए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, बल्कि मुंह फुलाकर पहले ही दिल्ली लौट आए और ये कहकर लौट आए कि जब तक कांग्रेस दिल्ली सरकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ
आपके समर्थन का हामी नहीं भरती तब तक वो किसी बैठक में जाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल ने कांग्रेस को जीरो कर दिया। लोकसभा से पहले अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। केजरीवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में सभी सीटों पर लड़ने का दम भर रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ दमदार भाषण देकर आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस और आपका रिश्ता कहां से बन पाएगा? अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाती है तो उसको यूपी में खास जगह नहीं मिल सकती। वो यूपी में कितने सीटों पर लड़ेगी? पटना की बैठक से ये लग रहा है कि एक केजरीवाल को छोड़कर सभी विपक्षी दल एकता के भाव में दिख रहे हैं और उस एकता की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। अगर इस भाव से चुनाव लड़ना है कि जो विपक्षी दल जहां ताकतवर है वो वहां से लड़े, तो कांग्रेस को मुश्किल से 250 सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी। उस पर से अगर केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए सीट बंटवारे वगैरह को लेकर के, तब तो कांग्रेस को 230 सीटें ही लड़ने को मिल सकती हैं। कांग्रेस का सपना अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का है। अब अगर कांग्रेस 230 से 250 सीटों के बीच ही लड़ेगी तो करेगी क्या? कितने सीटों पर जीतेगी? क्या किसी दूसरे देवेगौड़ा या गुजराल की सरकार की पालकी ढोएगी और अपनी किरकिरी कराएगी? बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर दूर से मजे ले रही है। ऐसा ही प्रयास 2019 में भी इन्होंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इसका फायदा नहीं होने वाला है। लोग मोदी जी के साथ है। इस विपक्षी एकता की त्रासदी यही है कि बलिदान हर कोई चाहता है मगर दूसरे से, खुद नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस से बलिदान मांगते हैं, लेकिन छोटे दलों के लिए खुद बलिदान देने को क्या वे तैयार हो सकते हैं? हालांकि नीतीश कुमार को लिखे खत में भारतीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सांप्रदायिक और अधिनायकवादी शक्तियों से लड़ने की बात की है, लेकिन वो मीटिंग में गए नहीं। खबर है कि जयंत चौधरी की पार्टी अपनी अलग खिचड़ी पका रही है। जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रामाशीष राय ने कह दिया कि 2024 में अखिलेश संग गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी से कहना मुश्किल है। यानी जयंत चौधरी कोई और रास्ता भी देख रहे हैं, जबकि जयंत को राज्यसभा में अखिलेश यादव नहीं पहुंचाया था। अब देखिए कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश से मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर हों, केशव देव मौर्य हों, अब सब उनके विरोधी हैं। राजभर तो कह रहे हैं कि जब तक मायावती को भी अखिलेश कांग्रेस अपने साथ नहीं लाते, सब लोग एक साथ नहीं मिलते, तब तक यूपी में कुछ नहीं होगा। बात फिर कांग्रेस पर ही आती है कि वो किसके लिए कितनी सीटें छोड़ेगी। ये बात तो साफ है कि कांग्रेस को केजरीवाल पर भरोसा नहीं है। वैसे देखिए तो कांग्रेस की राजनीति के लिए केजरीवाल खेल बिगाड़ने वाले ही साबित होते रहे हैं। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कह सके, वो बात केजरीवाल कह चुके हैं। आपको याद होगा गुजरात चुनाव के समय केजरीवाल ने कहा था कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए ताकि रुपए की ताकत बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा कहने वाले केजरीवाल जिस अंधविश्वास को लागू करने की दुहाई दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग पास कुपढ़ नेता हैं। अब कांग्रेस का एक मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खुलेगा तो दूसरा केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की सहमति कैसे बनेगी, इसके लिए अब शिमला की तरफ देखते रहिए। जुलाई में वहीं पर विपक्षी नेताओं का फिर से जमावड़ा लगने वाला है और इस बात पर भी नजर रखिए कि किन मुद्दों पर ये विपक्षी दल साझा कार्यक्रम बनाएंगे। साझा कार्यक्रम और मुद्दों की बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि इस वक्त देश की त्रासदी ये है कि बुनियादी मुद्दों पर चुप्पी छाई है और भावनात्मक और हल्के सवालों का शोर बहुत ज्यादा है। अब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंग्रेजी बोलने में हुई गलतियों पर टीका टिप्पणी हो रही है। जिस तरह अमेरिका में मोदी मोदी के नारे से भारत का कोई भाग्य नहीं बदल जाता, उसी तरह मोदी की खराब अंग्रेजी से देश का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं की जुबान फिसल जाती है, अगर फिसल जाए तो उसको भी चुनावी मुद्दा बना देते हैं। वो कर्नाटक में एक बार बोल दिए थे राहुल गांधी के बारे में कि एक बार वो 5 बार विश्वेश्वरैया बोलकर दिखा दें, लेकिन ये सब असल मुद्दा नहीं है। चाहे बीजेपी हो या विपक्षी खेमा हो, उन्हें असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए और जनता को उन्हीं मुद्दों पर सुनना चाहिए। और असल मुद्दा यह है कि बेरोजगारी पर सवाल
सरकार चुप क्यों है और विपक्ष के पास इस समस्या के समाधान का रोड मैप है तो क्या है? महंगी शिक्षा लोगों की हैसियत से बाहर निकल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बजर्जर है और महंगी है। विपक्ष अगर आएगा तो वो इसका निराकरण कैसे करेगा? और एक सवाल ये भी है कि देश के एक राज्य मणिपुर में गृह युद्ध की स्थिति है और सरकार चुप क्यों है, और ऐसी समस्याओं का हल विपक्ष कैसे करेगा? मुद्दा ये भी है कि हम सब हिंदुस्तानी होकर भी एक साथ एक समेत स्वर में क्यों नहीं सोचते? क्यों हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? जो दिल से इन सवालों का हल ढूंढेगा वही भारत को बेहतर भविष्य दे पाएगा। नहीं तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस वीडियो में इतना ही। खबरों की निष्पक्ष व्याख्या के लिए आप राष्ट्र मंथन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर करना ये हमारी ताकत है। और अपने कमेंट हमें जरूर भेजिए, वो कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिर मंथन होगा किसी नए मुद्दे पर, बेबाक और सटीक। तब तक के लिए नमस्कार।